हे गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लिबडे नाम का एक चाइनीज ड्रामे को, जिसके के पूरे 10 एपिसोड है। एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जो कि कहती है किस्मत क्या है, क्या आप किस्मत को मानते हो? अगर आपको आपकी कहानी का अंजाम पता है तो क्या आप उसे बदलने की कोशिश करोगे? फिर हमें हमारी कहानी के मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम ईसा चोंग होता है। हम उसे शॉर्टकट में ईसा कहेंगे। फिर वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें बताने लगती है, जैसे कि उसका जन्म 29 फरवरी 1992 को हुआ था, जिसको कि एक लिबडे कहा जाता है। उसका बर्थडे हर 4 साल बाद आता है। ईसा की एक आदत थी, वो अपने बर्थडे के ठीक 12 बजे एक ताली बजाती है। फिर वो आगे कहती है कि मैं बचपन से ही बहुत अनलकी हूँ। अगर अनलकी होना खास बात होती तो मैं पक्का उसमें नंबर 1 पर होती। वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, तभी उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ता है और वो गिर जाती है। फिर जब वो इंटरव्यू के लिए उस ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर उसको उसका एक्स मिलता है। फिर वो खुद के बारे में और कुछ बातें बताने लगती है। उसके ग्रेजुएशन को कंप्लीट हुए 3 साल हो गए हैं। उसने आज तक 30 इंटरव्यू दिए। हालांकि एक कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी, लेकिन 6 मंथ बाद वो कंपनी ही डूब गई। ईसा हांगकांग में रहती है अपने पापा के साथ। शायद से उसकी मम्मी नहीं है। ईसा के पापा हमेशा ड्रिंक करते रहते हैं। फिर वो रात के 8 बजे अपने घर आती है। ईसा के घर में आते ही उसके पापा उसे पहले जॉब इंटरव्यू और पैसे के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ। तो उसके पापा उसे हल्के से डांटने लगते हैं। ईसा अपने कमरे में आती है और अपने फ्रेंड के साथ मैसेज पर बातें करने लगती है। तभी उसे उसका एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसकी हेल्प मांगने लगता है एक मूवी के लिए। फिर जब वो मूवी के सेट पर जाती है तो डायरेक्टर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो वो जल्दी से भागकर अपने 2 फ्रेंड के पास आती है। उसकी 2 फ्रेंड होती है, एक का नाम होता है फियोना। फियोना उसके साथ नर्सरी से थी और दूसरी का नाम होता है लिकामा, जो कि उसके साथ प्राइमरी स्कूल से थी। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड है। हम लिकामा को शॉर्टकट में का कहेंगे और शायद से फियोना एक एंटरप्रेन्योर थी। हम बात करें लिकामा के बारे में तो लिकामा मेकअप इंडस्ट्री की फेमस इन्फ्लुएंसर बन गई थी। फिर जब ईसा इन दोनों को बताती है कि डायरेक्टर ने उसके साथ क्या क्या किया, तब का उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें उस डायरेक्टर के बारे में जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए। तो इस पर फियोना और का में झगड़ा शुरू हो जाता है। ईसा आगे बताती है, कभी कभी मुझे इन दोनों से बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि उनके पास खुद के गोल्स तो है। वो खुद को पहचानते हैं, उनको पता है कि उनको आगे क्या क्या चाहिए, और ना ही ईसा के पास गोल्स है और ना ही काम और ना ही पैसा। फिर उन तीनों में थोड़ी बातें होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब ईसा मूवी देख रही थी तब उसको शली नाम के एक लड़के का कॉल आता है। ईसा शली के कस्टमर के लिए छोटे मोटे पोस्टर डिजाइन करती थी। शली ईसा को उसके बनाए हुए पोस्टर में कलरिंग चेंज करने के लिए कहती है। जिस कस्टमर के लिए ईसा ने पोस्टर बनाया था उसको उसकी कलरिंग इतनी पसंद नहीं आई थी। फिर ईसा उसके लिए पोस्टर फिर से न्यू डिजाइन करती है और शली से एक कस्टमर की बैलेंस पेमेंट मांगने लगती है। शली कहती है, मैं उस कस्टमर से तुम्हारे पेमेंट के बारे में बात करती हूँ, और वो फोन रख देती है। तभी ईसा को काका कॉल आता है, जो कि उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर हम ईसा के फादर को देखते हैं, जिनका कि एक ग्रोसरी स्टोर होता है और वो वहाँ पर दिन रात सिर्फ ड्रिंक करते रहते हैं। फिर जब रात को वो सब लोग डिनर के लिए मिलते हैं, तब हम वहाँ पर फियोना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी का मालिक है। और वहाँ पर काका भी बॉयफ्रेंड होता है, जो कि दोनों बचपन से ही रिलेशनशिप में थे। काका बॉयफ्रेंड एक न्यूज़पेपर कंपनी में राइटर का काम करता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। फियोना उस लड़के को ईसा के पास बैठाती है और वो लड़का फियोना के बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। ईसा वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। उस बंदे की और ईसा की पसंद मिलती है, पर ईसा को वो बंदा इतना कुछ पसंद नहीं आता। उसके फ्रेंड उस बंदे से बात करने के लिए उसको बहुत फोर्स करने लगते हैं, पर वो बेचारी चुपचाप सारी बातें सुन रही थी और मस्त से अपना खाना एंजॉय कर रही थी। फिर जब वो बंदा खाना खाता है तभी उसको पीनट की एलर्जी हो जाती है। इसकी वजह से उसको जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। ईसा फियोना को सॉरी कहने लगती है। फियोना कहती है, क्यों, तुमने क्या किया? ईसा फियोना को बताती है कि उसने उस बंदे के चम्मच से पीनट खाए थे, और जब इसके बारे में ईसा को पता चला तब उसने वो चम्मच को उसके पास ही रख दिया और इसकी वजह से उस बंदे को पीनट की एलर्जी हुई। ईसा कहती है, मुझे नहीं पता था कि उसको पीनट की एलर्जी है, वरना मैं वो चम्मच वहाँ पर रखती ही नहीं। फियोना ईसा के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसको डांटने लगती है।
तब का ईसा की साइड लेकर फियोना को समझाती है। फिर ईसा को एक कॉल आता है और वो वहाँ से जल्दी में भागकर अपने पापा के ग्रोसरी स्टोर में आती है। स्टोर में बहुत ही सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और उसके पापा टल्ली होकर वहीं सो गए थे। वो उस सामान को ठीक से लगाने लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक कॉकरोच दिखाई देता है। फिर जब वो उस कॉकरोच को मारने जाती है तो वो तो मरता नहीं, पर उसे वहाँ पर एक बहुत ही पुराना बॉक्स मिलता है। जब ईसा उस बॉक्स को खुलकर देखती है और उसमें छोटे छोटे कार्ड होते हैं और उसी के साथ एक बैच के टाइप उसे कुछ तो मिलता है। आई थिंक मैं उसे बैच ही कहूंगी। फिर वो उस बॉक्स को अपने घर लेकर आती है और उस बैच को अपना गुड लक मानकर अपने पास रखने लगती है। फिर रात को सोते टाइम वो उस बैच के साथ बातें करने लगती है और उसे बताती है कि आज तक मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, पर आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी किस्मत बदलोगे। और फिर वो सो जाती है। तभी उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। फिर जब वो सुबह उठती है तो उसे का कॉल आता है और फिर शाम को ईसा को अपने रिलेटिव्स की बुक शॉप चलाने के लिए देती है। ईसा इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है इससे तुम्हें ज्यादा इनकम तो नहीं होगी, पर हाँ तुम्हें थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर वैसे ज्यादा लोग आते भी नहीं, तो तुम अपना काम भी कर सकती हो। फिर उसे शॉप की चाबियां देकर वहाँ से चली जाती है और फिर शाम तक शली उसको उसके कस्टमर के पैसे भी दे देती है, जो कि उस कस्टमर ने काफी समय से दिए नहीं थे। और उसको पोस्टर डिजाइन करने का 2 बड़े ब्रांड से ऑफर आता है और ये सब शायद उस बैच की वजह से हो रहा था। फिर रात को उसके बुक शॉप में एक कस्टमर आता है और जब वो बंदा ईसा को पैसे देने जाता है तभी उसके पास एक मशीन होती है, वो बजने लगती है। फिर वो बंदा उस मशीन को अपने बैग से बाहर निकालता है और जब ईसा के पास लेकर आता है तो वो बहुत ही जोरों से बजने लगती है। वो लड़का ईसा को बताता है कि ये डिवाइस तभी बजता है जब किसी के पास सुपरनेचुरल एनर्जी या पावर होती है, पर ईसा उसके बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो लड़का उसे एक ऑफर देते हुए कहता है तुम मेरे चैनल पर आना, हम सब वहाँ पर मिलकर साथ में काम करेंगे। फिर ईसा जब उस मशीन को देखने के लिए लेती है तो वो लड़का उसके हाथ में से जल्दी से अपनी मशीन को लेता है और अपना कार्ड उसे देकर बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का बुक्स लेकर एक जगह पर आता है तो उस जगह पर पहले से ही 2 आदमी थे और उन तीनों का एक यूट्यूब चैनल होता है जिस पर वो कुछ लोगों को बुलाते हैं और उनसे अजीब-अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे कि एलियन होता है क्या आपने एलियन को कभी देखा है, क्या आपको पता है भूत होते हैं या नहीं, ऐसे ही कुछ अजीब-अजीब सवाल पूछते थे। और उस जगह की हालत को देखकर समझ में आ रहा था कि वो वहाँ पर थोड़ी रिसर्च भी करते हैं। हम मान के चले तो वो उनका एक स्टूडियो था, पर आप वो उस स्टूडियो को बंद करने वाले थे क्योंकि उनके पास न ही पैसे होते हैं और न ही उनका चैनल ठीक से चल रहा था। वो लड़का उन दोनों को रोकने लगता है। उस बंदे का नाम होता है पाक शाय, हम उसको शाय कहेंगे। शाय उन दोनों को रोकने लगता है, पर वो दोनों उसका कुछ नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ईसा अपने पापा को डांटने लगती है क्योंकि वो सुबह सुबह शराब पी रही थी। फिर रात को बुक स्टोर से घर आते समय वो खुद के लिए एक बेकरी से केक खरीदती है। मुझे इस ड्रामे में से सबसे ज्यादा बेस्ट सीन ये लगा, जैसे कि वो खुद के लिए ही केक खरीदती है। इससे ये समझ में आता है कि वो खुद को ही पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है। फिर वो केक लेकर अपने घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक क्यूट सा डॉग दिखता है तो ईसा उसे छुपाकर अपने घर लेकर आती है और अपने पापा से छुप छुप कर अपने रूम में लेके जाती है और उसे खाना देती है और उसके साथ थोड़ी बातें करती है और फिर वो ठीक 12 बजे केक कट करने के लिए लेती है। फिर कैंडल लगाती है और उस पप्पी से कहती है देखो मैं कितनी अनलकी हूँ कि किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है, पर अभी कम से कम तुम तो साथ हो ना, इसीलिए अभी तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड। और अपनी आदत के जैसे वो ठीक 12 बजे ताली बजाती है। तभी वो टेलीपोर्ट होकर रेलवे ट्रैक पर आ जाती है और ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि वो कुछ समझ नहीं पाती। तब तक एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही थी और वो लड़का ईसा को उसके नाम से बुलाने लगता है। ये सब देखकर ईसा बेहोश हो जाती है। वो लड़का उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। कुछ पुलिस वाले उस लड़के के पास आते हैं ईसा के बारे में पूछताछ करने के लिए। उसके पास न ही कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है और न ही हमें एंट्री का कोई रिकॉर्ड मिला। ये इनलीगल इमिग्रेंट हो सकती है या शायद बिना वीजा के आई होगी। फिर वो उस लड़के से कहते हैं आप तो जानते हैं कि ये सब इनलीगली भी हो सकता है, हमें थोड़ी और जांच करनी होगी, उसके बाद हम कोई नतीजे पर आ सकते हैं। उस लड़के का नाम होता है रायन मा, शॉर्टकट में रायन। रायन कहता है मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये इनलीगली इमिग्रेंट तो नहीं है। पुलिस वाले रायन से पूछते हैं इसका मतलब आप इस लड़की को जानते हो? रायन कहता है हाँ ये मेरी फ्रेंड है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ईसा टाइम ट्रैवल करके जापान आ गई है, पर क्यों और किस लिए और कैसे, और ये रेन कौन है, शायद इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर पुलिस वाले रेन से
ईसा को होश आते ही इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह जब ईसा को होश आता है तभी वहाँ पर रेन भी होता है। ईसा भी उस जगह को देखकर हैरान हो जाती है। फिर रेन डॉक्टर को बुला के लाता है। डॉक्टर ईसा से उसका नाम पूछते हैं। ईसा भी अपना नाम बताती है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रायन उसको बताता है कि पुलिस वाले तुम्हें अरेस्ट करने वाले थे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुम इनलीगल तरीके से यहाँ पर आई हो। ईसा कहती है पर मैं तो मेरे कमरे में थी। रायन उससे पूछता है तुम्हारे हिसाब से अभी कौन सा साल है? ईसा कहती है अभी 2017 का साल है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ईसा 2017 के टाइपलाइन से होकाइडो 2020 में आ गई है। तभी ईसा को भूख लगती है, इसीलिए रायन उसको उसका फेवरेट खाना देता है। ईसा कहती है पर मैं तुम्हें जानती नहीं तो मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? तभी रायन को एक नर्स बुलाने के लिए आती है क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ पेपर्स पर उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। रायन भी चला जाता है। ईसा सोचने लगती है कि इसको मेरा फेवरेट खाना कैसे पता। फिर वो बाथरूम में अकेले खुद से बातें करती है। खुद से ही पूछती है क्या हुआ, मैं तो मेरे कमरे में थी, पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। और वो हॉस्पिटल से भागने का डिसाइड करती है। वो अपने घर के कपड़े पहनती है और वहाँ के एक लेडी का जैकेट चोरी करती है और रायन का वहाँ से जाने का इंतजार करती है। रायन जाते टाइम एक नर्स से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और एक अर्जेंट काम आने की वजह से वो हॉस्पिटल से चला जाता है। रायन के वहाँ से जाते ही ईसा भी सबसे छुप कर हॉस्पिटल के बाहर भागने लगती है। तभी एक नर्स उसको देख लेती है और वो उसके पीछे 2 गार्ड्स को भेजती है। गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों बर्फ के बीचों बीच भागते हैं। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।